जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न मुख्यालय, दूरदराज सीमा चौकी और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटे सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और बहादुर साथी को और इस प्रसारण को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह, बाइसक स्टूडियो गांधीनगर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि इस साप्ताहिक प्रोग्राम में हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है फाइनेंशियल बेनिफिट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम ऑन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस बोर्डेड आउट एंड वीडेड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसुटेबिलिटी। यानी सेवा से इस्तीफे की घटना, बोर्ड आउट और असुविधा के आधार पर सेवा समाप्त होने पर नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ। तो जो ये प्रोग्राम न्यू पेंशन स्कीम का जो प्रोग्राम है या जो विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, ये विषय न सिर्फ 1 जनवरी 2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं, जो ये बोलते हैं कि हमारी कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए उपयोगी है, उतना ही ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो मेरे जैसे हैं, जो उससे पहले के भर्ती हैं, यानी जो पेंशन के हकदार हैं। उनके लिए ये इसलिए उपयोगी है कि अगर आज आप हमारी इस चर्चा को या इस लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो इसमें आप उनके लिए भी कुछ प्रावधान हैं जिसमें कि वो कुछ इसमें इसके तहत 50,000 रुपये तक लगाकर आप अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं और वो सीधा, यानी जो 1 लाख रुपए की 80C में जो सीमा होती है इनकम टैक्स में, जिसमें आप बचत कर सकते हैं, वो बढ़कर क्या 1.5 लाख होती है सर? हाँ, 1.5 लाख होती है, वो बढ़कर 2 लाख हो जाती है। यानी 50,000 रुपये जो इसमें आप एक्स्ट्रा डायरेक्ट बचा सकते हैं। और वो जो पुराने कार्मिक हैं उनके लिए एक मौका ये भी है, जैसे आप पहले सुनते हैं कि आर्मी में 2 पेंशन मिलती हैं, वो किस तरह से मिलती हैं वो मुझे पता नहीं, तो ये 2 पेंशन लेने का भी एक उन आदमियों को मौका है। एक पेंशन जो हमें मिलेगी, दूसरा हम जो एनपीएस में अब हम लगा देते हैं और वो 60 साल के बाद एक पेंशन इसके माध्यम से भी मिल सकती है। तो इसलिए ये उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। तो ये जो एनपीएस स्कीम के बारे में मैं थोड़ी भूमिका के बता देता हूँ ताकि आप इस प्रोग्राम को देखने में आपकी उत्सुकता बनी रहे और आप इससे संबंधित कोई भी क्वारी या क्वेश्चन है तो पहले से ही आप हमारे जो आज के लेक्चर में जो देंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। तो ये एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट इसमें होता है और ये भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 से को लागू की थी। इसके बाद जो ज्वाइन करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये योजना अनिवार्य है। इसमें होता क्या है कि 10% आपकी बेसिक पे, यानी बेसिक पे मीन्स बेसिक पे प्लस डीए, उसका 10% कंपलसरी है और उतना ही कुछ कंट्रीब्यूशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से उसमें मिलता है। और इसमें जो दूसरा मुख्य बात है कि इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आपको अकाउंट नंबर मिल गया और आप कभी भी खोल के उसकी स्थिति देख सकते हैं कितना अमाउंट चल रहा है। तो दूसरी बात पोर्टेबिलिटी, यानी मैंने आप 5 साल सर्विस की बीएसएफ में, उसके बाद मैं चला गया सीआरपी में, 6 साल मैंने वहाँ से की, उसके बाद मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो यही अकाउंट और यही एनपीएस का जो स्कीम है ये आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा, यानी ये पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी इसमें है। उसके अलावा इसमें फाइल मैनेजमेंट चार्ज, जो फंड मैनेजमेंट चार्ज जिसको फाइल प्रोसेसिंग वगैरह या ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस चार्ज कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत कम है, 0.25%। और इसके अलावा इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें अपना ऑनलाइन एक्सेस के अलावा जो चार्जेस इतने कम हैं, इसलिए जो पिछले जब से शुरू हुआ मतलब 2004 से अब तक जो इसके रिटर्न हैं वो 9% के लगभग रहते हैं। जो इसकी कैटेगरी है 3, उसमें अगर आप हाई रिस्क में डालते हैं उसमें, या सबसे मीडियम जो लोअर रिस्क है जिसमें गवर्नमेंट स्कीमों में लगाते हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं तब भी 9% इसमें रिटर्न होता ही होता है। अच्छा, 2009 के बाद ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दी गई, यानी यही सेम स्कीम 2009 में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये लागू है। और 18 से 60 साल के सभी कार्मिक जो प्राइवेट सेक्टर में भी में काम कर रहे हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या इसमें शामिल होना अनिवार्य है। तो और इसमें
होता क्या है कि सबसे पहले इसमें 12 नंबर का एक प्रान यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जनरेट कर देते हैं। जो नई पेंशन में जो 2004 के भर्ती है उनको सभी के पास प्रान नंबर होता है, जिसके आधार पर इसमें सारी प्रक्रिया चलती है। इसमें 2 तरह के का प्रावधान है, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। यानी टीयर 1 में आप जो रकम अनिवार्य है इसमें इसे खोलना ज़रूरी है और इसमें आप रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन 60 साल से पहले तक इसमें निकालने का कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। और ऐसे टायर 2 है जिसे कोई भी अकाउंट होल्डर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, उस तरह के लोग जिन्होंने 50,000 रुपये लगाना है वो टायर 2 में खोल सकते हैं और इसमें कभी भी आप जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। और टायर 1 और टायर 2 में जो मेन डिफरेंस ये है कि पूरे साल में आप टायर 1 में 6,000 रुपये जमा करना ज़रूरी है और टायर 2 में 2,000 रुपये जमा करना ज़रूरी है। होता क्या है कि इसमें आपको पेंशन फंड मैनेजर सेलेक्ट करना पड़ता है जो आपके पूरे पैसे को कहीं इस तरह से लगाता है कि जिसमें अच्छी रिटर्न मिले। जैसे कि एक पेंशन फंड मैनेजर ICICI या और कई तरह के, उसमें जब आप ऑप्शन देते हैं तो उसमें आते हैं, जो आप चूज करते हैं उसके आधार पर आप उसमें अपना चूज कर सकते हैं और उस आधार पर ही आपका पैसा बढ़ता रहता है। फंड सेलेक्ट जो मैनेजर है वो आप चेंज भी कर सकते हैं और इनकी पोजीशन कि किस फंड का पिछले कुछ साल में क्या रिजल्ट रहा है वो भी आप देखकर इसको अपना टिक कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें ये जो पैसा इन्वेस्ट करने का, इसमें 3 तरह का ऑप्शन आता है, E क्लास, C क्लास और G क्लास। E क्लास में क्या करते हैं आप, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए, यानी जो आदमी रिस्क उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा पैसा बढ़े, उनके लिए E क्लास बेहद उपयोगी है। आप सेलेक्ट करें E क्लास तो उसमें हाई रिटर्न मिलेगा आपको। और जो C क्लास है उसमें आपका मतलब फिक्स्ड इनकम मिलती है, उसमें न ज़्यादा वेरिएशन आएगी और उसमें पहले पता चल जाएगा कि भाई 6 साल बाद आपको इतना मिलेगा, तो लगभग उसके बराबर ही रहता है। और उसके अलावा जो आदमी ज़्यादा एज में है, जैसे जो मेरी एज में है, वो अगर अपना जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी की रिस्क क्षमता कम होती जाती है, उसी के अनुसार G क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो जो मीडियम, तो उसमें मीडियम रिटर्न यानी रिस्क फैक्टर मीडियम रिस्क और मीडियम ही रिटर्न मिलता है। यानी जो सरकारी बॉन्ड हैं जिनमें डूबने के चांस बहुत कम होते हैं, डूबने का मतलब तो यह है कि मतलब कम होना, डूबने का तो मतलब ही नहीं उठता इसमें, तो उनमें जो सरकारी बॉन्ड में लगाते हैं और आपका एक मिनिमम, यानी जो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 9% से नीचे ये इसमें आया ही नहीं है, 9% रिटर्न तो होना ही होना है। तो और दूसरा, अगर इसके बाद एक हमारे क्वेश्चन जहन में उठता है, जैसे किसी से पूछते भी हैं, क्योंकि अभी 2024 में ऐसा केस आएगा जब पहली बार किसी को पेंशन मिलेगी, तब जाके एकदम ये क्लियर होगा कि इसमें कितनी पेंशन मिलती है। हाल फिलहाल जो नियम है उसमें यही है कि 60 साल होने पर कितनी पेंशन मिलेगी, ये डिपेंड करेगा उसने कितनी पैसा जमा हुआ है उस आधार पर, और उस आधार पर कैलकुलेशन करके जो उस टाइम अभी जो नियम है या जो उस टाइम नियम होंगे उस आधार पर उसके खाते में एक निश्चित अमाउंट जाना शुरू हो जाएगा। इसमें 3 तरीके से है, जैसे एक तो 60 साल होने से पहले आप इसमें जो टायर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 60 साल होने पर ही इसमें निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं। और दूसरी कंडीशन ये है कि 60 साल से पहले अगर आप निकालते हैं तो इसमें 20% आपका कैश आपको वापस मिल जाएगा और 80% आपका पेंशन में जाएगा, यानी उस पर पेंशन मिलेगी। और अगर 60 साल से पहले भगवान ना करे किसी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में पूरा पेंशन वेल्थ जो भी जमा हुआ है वो आपको आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। और 60 साल के से या 60 साल के बाद तो इसमें 60% आपको कैश वापस हो जाएगा और 40% पर आपका पेंशन कैलकुलेट होगी। तो ये न्यू पेंशन स्कीम का जो थोड़ा सा खाका दिमाग में, मतलब जो मुझे जानकारी थी मोटी मोटी मैंने आपको दी। विस्तृत जानकारी के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री SI मिनिस्ट्री M.K. पुनिया साहब, जो कि क्षेत्रीय मुख्यालय गांधीनगर में सीनियर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। तो विषय की विस्तृत जानकारी आपको पुनिया साहब देंगे। उम्मीद है कि जो भी इससे संबंधित आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, विषय से संबंधित, आप हमारे दिखाए जाए टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए श्री पुनिया साहब से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे दर्शकों को NPS न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताएं, ताकि लोग के दिमाग से ये निकल सके कि ये एक अच्छी पेंशन योजना है। श्री पुनिया साहब, थैंक यू। जय हिंद सभी को। आज जैसा सर ने बताया है, हम NPS यानी न्यू पेंशन सिस्टम पे
चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत एनपीएस क्या चीज़ है, इसको लाने की क्या ज़रूरत हुई, S1 फॉर्म S2 फॉर्म क्या है, प्राण क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट्स हैं, विड्रॉल सिस्टम क्या है, एग्जिस्ट कैसे करते हैं इसको, टायर 1 टियर 2 क्या है, इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल सिस्टम, ग्रीवेंसेस इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई। एक सरकार ने एक 10 अक्टूबर 2003 में एक पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की, जिसने जनवरी 4 में एनपीएस लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करना, साथ ही नागरिकों को भविष्य के प्रति जागरूक कराना और बचत के लिए भी प्रोत्साहित करना। ये जो PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलप अथॉरिटी का काम, सरकार ने महसूस किया कि 60 साल के बाद आदमी की इनकम या उसका जो जीवन यापन करने के लिए उसको ऐसा कुछ पैसा मिलता रहे जिससे कि उसका जीवन चलता रहे, इसके लिए ये इसकी स्थापना किया था। लेकिन इसको फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये आर्मर्ड फोर्स को छोड़कर दिनांक 1/1/4 और इसके बाद जो सभी जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उसके लिए लागू है। इसके अंदर ये एक मैंडेटरी है सभी एम्प्लॉय के लिए एक्सेप्ट आर्मर्ड फोर्स को। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है सेम प्रोसीजर पे। इसमें एक एनपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म एम्प्लॉय को देना होता है ज्वाइनिंग के टाइम, S1 जिसको S1 फॉर्म बोलते हैं, उसमें पूरा अपना डाटा इत्यादि भर के उसको प्राण जनरेटर के लिए अपलोड करते हैं। नेक्स्ट। इसके अंदर एक प्राण कार्ड इश्यू किया जाता है जो कि एक यूनिक होता है, 12 डिजिट का एक नंबर होता है जो पोर्टेबल है और अक्रॉस द लोकेशन हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। इसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल होगी जिसमें आपका नेम, प्राण नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ETC सभी इसके अंदर कंप्लीट डिटेल होगी। इसके अंदर आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी दिया गया है। इंटरनेट के माध्यम से आप अपना डाटा असेस करके इसको इंसर्ट करके अपना पूरा डाटा असेस कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट थ्रू CRA वेबसाइट पे जाके या टेलीफोनिक हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके इससे आप असेस कर सकते हैं अपना डाटा। ये जो 10% जो हम इन्वेस्ट करते हैं और 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, ये मैं बता देता हूँ कि ये सस्पेंशन जब होता है, इंडिविजुअल सस्पेंशन अंडर सस्पेंशन होता है, उस टाइम इसको इंडिविजुअल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत, कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली अगर ईओल पे है, ईओल दोनों या तो मेडिकल ग्राउंड पे या विदाउट मेडिकल ग्राउंड पे, अगर ईओल पे इंडिविजुअल छुट्टी पे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है, उस टाइम भी न तो गवर्नमेंट इसमें सब्सक्राइब करती न ही इंडिविजुअल सब्सक्राइब करता। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स के बारे में हम मोटा मोटी चर्चा करेंगे। जैसे ड्यूल बेनिफिट ऑफ लो कॉस्ट एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका सबसे 2 बेनिफिट तो एक साथ ये है कि इसको एक बहुत ही कम चार्जेज में मेंटेनेंस किया जाता है और इसके कम चार्जेज में जो भी ये NSDL है, ये हमें एक ऐसा मतलब फंड जनरेट करता है रिटायरमेंट तक, वो मेंटेन करके रखता है विदाउट बहुत ही कम मतलब चार्जेज में। सेकेंडली इसके अंदर टैक्स बेनिफिट, अभी जो टैक्स अंडर सेक्शन 80C के अंदर हमारी जो टैक्स सेविंग की लिमिट है वो 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख के तक हम इसमें कंट्रीब्यूट जो करते हैं, 1.5 लाख तक हमारा सेविंग अंडर 80C के तहत है, अवेलेबल है। नेक्स्ट। ये 10% बेसिक पे का जो मॉनेटरी सीलिंग नहीं है 10%, क्योंकि ये पे के साथ साथ घटता रहता है। इसको अप टू 1.5 लाख तक इसका मतलब सेविंग है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक फ़ायदा है, ये अभी 2015-16 से लागू हुआ है। इसके अंदर आपको
इन एडिशन जो 1.5 लाख के अलावा आप 50,000 इन्वेस्ट करके आप अप टू 2 लाख तक सेविंग में आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। इन एडिशन 1.5 लाख तो जैसे इवन ये एनपीएस के लिए नहीं लागू नहीं है, एनपीएस से पहले के जो जीपीएफ होल्डर हैं वो भी अपना 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनका जो सेविंग लिमिट है वो अप टू 2 लाख तक हो सकता है 1.5 लाख के बजाय। तो ये इसमें अच्छा बेनिफिट है। और इसमें अभी मैक्सिमम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट अगर 10% के अंदर भी आता है तो 5,000 रुपये उसका 1 साल का तुरंत बच जाता है। तो इसके बाद है इसमें अदर बेनिफिट। इसमें सेफ्टी सबसे पहले बताया मैं, सेफ्टी सबसे सेफ है आपका फंड। ये एक तरह से गवर्नमेंट अधिकृत है, और ये जो फंड है जो NSDL है जो आपका, ये 3 सिस्टम से जैसे LIC आपका UTI और SBI के अंदर इन्वेस्ट करता है। ये सिक्योर है बिल्कुल, और इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसके अंदर आपका पूरा डाटा आपके पास रहेगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट सब आपको एक्सेस कर सकते हैं। ये पोर्टेबिलिटी, जैसे कि सर ने पहले ही बताया था, ये पोर्टेबिलिटी है अक्रॉस द, कहीं भी आप लोकेशन से इसको, आपका प्राण कार्ड आपके पास है तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अदर सेक्टर्स में भी। अगर मान लीजिए आप ये फोर्स से दूसरी फोर्स में या दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तब भी आपका ये एप्लीकेबल यही प्राण कार्ड रहेगा, जो कि मतलब इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ दोबारा से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, S1 फॉर्म, S2 इत्यादि फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके मतलब कार्ड होल्डर हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें 2 तरह के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, एक Tier 1 अकाउंट एंड Tier 2 अकाउंट, जो सर ने पहले भी बताया था। इसके अंदर जैसे Tier 1 अकाउंट में सबसे ये है कि इसमें आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिक पे का और प्लस DA का 10%, उतना ही गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ये एकदम 60 साल तक के लिए एप्लीकेबल है, 60 साल तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके पास इस बाद इसमें पेंशन बेनिफिट हैं। इसके एडिशनल Tier 2 अकाउंट है, वो एक ऑप्शनल है, जबकि ये Tier 1 अकाउंट है, ये कंपलसरी है। इसके अंदर आप वॉलंटरी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी इसके अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकता है। इवन ये अगर आप ये NPS होल्डर हैं तो भी इसके अंदर Tier 2 में आप ऑप्शनली इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। इसमें डिफरेंस क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक तो जैसे टाइप ऑफ अकाउंट, इसका क्या डेफिनेशन है ये बता दिया कि इसमें ये नॉन विड्रॉल है, वेर मतलब 60 साल तक एज तक आप इसमें सब्सक्राइब करते हैं, एक फ्यूचर सेविंग है एक तरह से। जबकि Tier 2 है अपने जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट है, जिसमें सब्सक्राइब जो कभी भी विड्रॉल कर सकता है, कभी भी किसी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकता है और विड्रॉल भी कर सकता है। लेकिन अभी इसमें जो टाइप Tier 1 के अंदर है, ये पार्शियल विड्रॉल का भी सिस्टम है, जो मैं आपको आगे चल के स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा। दूसरा इसमें है मिनिमम अमाउंट फॉर ओपन अकाउंट, जो हम अकाउंट इसमें करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो मिनिमम कितना चाहिए इसमें, तो इसके लिए 500 रुपीज़ आप मिनिमम करना ही पड़ेगा पर मंथ इसमें। जबकि Tier 2 में आप 1000 मिनिमम करना पड़ेगा। इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन जैसा 500 है, तो उसमें आप 250 रुपये पर मंथ आपको करना, मतलब इसका है कि आप 1 साल के अंदर Tier 1 के अंदर 6000 इन्वेस्ट कंपलसरी है। इसके ज़्यादा आप कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ये ज़रूरत है। जबकि Tier 2 के अंदर आप 2000 तक कर सकते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन का टाइम जो है वो 60 ईयर है, जबकि Tier 2 के अंदर ये सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है कि कब तक उसको अपना सेव रखना चाहता है। वो एक तरह से फाइनेंशियल वो आपका सेविंग है। इनकम टैक्स में
इसमें फर्स्ट में जो टीयर 1 में है उसमें बेनिफिट है, जैसे पहले बताया 1.5 लाख तक आप जो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं वो इन एडिशनल 50,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं अलग से, तो 2 लाख तक आप सेविंग ले सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें विड्रॉल, जो आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करेंगे वो है विड्रॉल एंड कैसे उसको छोड़ सकते हैं। विड्रॉल का क्या तरीका है, कैसे, किस एज तक है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, एनपीएस लागू हुआ 60 ईयर के लिए, 60 ईयर तक के लिए कंट्रीब्यूट करना होता है और गवर्नमेंट भी इतना कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद लमसम आपको जो भी रिटायरमेंट है उस हिसाब से मिलता जाता है, पेमेंट होता जाता है। जैसे एक लमसम मिलता है और कुछ एक एन्युटी में आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको पेंशन या जो एनएसडीएल के थ्रू आपको पेंशन मिलती रहेगी। सबसे पहले है अटेंडिंग एज द सुपरानेंशन। रिटायरमेंट केस में जब 60 साल होने के बाद में उसको कैसे, मतलब 60 साल के ऊपर क्या सिस्टम है, कितना हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो 60 साल की एज सुपरानेंशन के ऊपर जो एज पर रूल कम से कम 40% जो है, ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, 40% मैंडेटरी है आपको इन्वेस्ट करना, मतलब एन्युटी परचेज करना, जिससे कि आपको भविष्य में पेंशन पर मंथ या जैसे भी पीरियडिकल पेंशन जो भी मिलती रहे उसके लिए है। रिमेनिंग 60% आप लमसम में आपको मिल जाएगा, जो कि एक मुश्त में आपको 60 साल में मतलब वापस पेमेंट कर सकते हैं। ये अमाउंट आपको पहले भी बताया है कि 40% से ज़्यादा भी करवाते हैं, इससे डिपेंड करता है सब्सक्राइब पे। सब्सक्राइबर अगर चाहे तो और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। फिर सेकंड है डेफरमेंट ऑफ लमसम। ये जो लमसम जो मैं बताया, जो 60% जो लमसम 60 साल के बाद मिलना है, उसके अंदर आप इसको डेफरमेंट कर सकते हैं। आप 70 साल तक 10 साल के लिए आप उस पैसे को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखित में देना होगा और उसका मतलब सब्सक्राइब एग्री होना चाहिए, और मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो उसको एडिशनल जो लगेगा वो वियर करना होगा। नेक्स्ट, अब एन्युटी भी डेफरमेंट का है। 3 साल के लिए एन्युटी जो हम डेफरमेंट जो 60 अगर 40 साल जब हम वो पेमेंट करते हैं एन्युटी में पेंशन के लिए करते हैं, वो भी हम चाहिए तो 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो उसके लिए भी सब्सक्राइब को राइटिंग में देना होगा 15 दिन पहले, सुपरानेंशन के 15 दिन पहले उसको राइटिंग में देना होगा। अगर डेथ केस अंदर है, अगर नहीं करे ऐसा, लेकिन अगर डेथ केस इस दौरान एक्सटेंशन के टाइम हो जाए तो उसको स्पोस या जो एनओके है उसको मैंडेटरी है, उसके लिए वो वियर करेगा उसको 3 इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें फंड जो कॉर्पस यानी जो फंड है उसका कितना मतलब मिनिमम जो जनरेट होता है फंड, अगर 2 लाख रुपए तक अगर बाद में जैसे सुपरानेंशन जा रहा है 60 साल की एज में और उसका फंड 2 लाख तक है, तो वो अपना कंप्लीट जो फंड है विड्रॉल कर सकता है पेंशन वेल्थ में। सुपरानेंशन केसेस में, सुपरानेंशन केसेस के अंदर 2 लाख या इससे अमाउंट है तो ऑप्शनल है उसके लिए कि वो कंप्लीट विड्रॉ भी कर सकता है। फिर इसमें सेकंड है एग्जिट बिफोर अटेंडिंग सुपरानेंशन एज और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। अगर जो आदमी 20 साल या उसके बाद रिटायरमेंट जाना चाहिए तो उस केसेज में क्या होगा, उस केसेज में आपको 80% एन्युटी में इन्वेस्ट करना ही होगा पेंशन के लिए, और जो रिमेनिंग 20% है वो 20% आपको लमसम पेमेंट कर दिया जाएगा। अभी ऐसा केस कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट का केस आया नहीं है बीएसएफ में भी और कहीं भी, क्योंकि 2004 के बाद कम से कम 2024 से पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। 2024 के बाद हो सकता है इसमें और अमेंडमेंट्स हो, क्योंकि काफ़ी रिपोर्ट्स इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर 80% मैंडेटरी है एन्युटी में, जिससे मंथली पेंशन मिलती रहेगी, और जो बैलेंस है वो आप लमसम मिल जाएगा। इसमें कॉर्पस की लिमिट जो एक धनराशि जो हम जनरेट होता है, जो फंड दोनों तरफ से गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है और हम कंट्रीब्यूट करते हैं, जो 1 लाख है,
वॉलंटरी रिटायरमेंट जा रहा है, उसका फंड 1 लाख तक है, तो वो 1 लाख पूरा विड्रॉल कर सकता है उसके लिए, और एन्युटी परचेज कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ये भी ऑप्शनल है उसके लिए। नेक्स्ट है ये 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा के लिए तो अब मैंडेटरी है, उसके लिए तो आप पेंशन मतलब उसमें करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। जब तक कि इसकी एलिजिबिलिटी एज जो 60 साल नहीं हो जाती, तब तक आप इसको उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एन्युटी के लिए, जिससे कि पेंशन जो 80% जो पहले 40% आपको मिलता रहे, उससे 60 साल तक वेट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन है अलग से। इसमें डेथ केसेस के अंदर है, अगर सुपरानेंशन से पहले डेथ कर जाए कार्मिक कोई भी, तब क्या उसमें बेनिफिट है, तो उसमें भी आप 80% जो है वो पेंशन वेल्थ के रूप में, मतलब आपको मैंडेटरी वो है एन्युटी परचेज करना है, और रिमेनिंग जो 20% है वो आपको नॉमिनी या मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको वो करता है। इसके अंदर नेक्स्ट कॉर्पोस, इसके अंदर भी कॉर्पोस की लिमिट जो फंड जो धनराशि जनरेट होती है 2 लाख रुपए, उसके अंदर भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 2 लाख या 2 लाख से कम है तो नॉमिनी या है उसको विड्रॉल कर सकते हैं, या फर्दर एक्सटेंशन कर सकते हैं उसको सिमिलियर प्रोसीजर के लिए जो 60 साल की एज के लिए, उससे ताकि आगे नॉमिनी को पेंशन मिलती रहे, या अगर चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है जब इफ द सब्सक्राइब फैमिली, इसमें एक ऑप्शन भी है एडिशनल रिलीफ ऑन डेथ ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, आप इसमें अलग से ऑप्शन भी है, आपका ये अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, या एंटायर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ टू द सब्सक्राइब इटसेल्फ,